गली न्यूज इंडिया की टॉप 5 में आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे ऐसी 5 बड़ी खबरें जिनको मीडिया की हेडलाइंस में जगह नहीं दी गई। You are watching गली न्यूज। आइए अब बात करते हैं इस टॉप 5 की पहली खबर की। ईद के मौके पर संभल में हुई पीस कमेटी की बैठक में सीईओ कुलदीप कुमार का एक बयान सामने आया, जिसे कई लोग मुस्लिम समुदाय को दी गई चेतावनी या धमकी के तौर पर देख रहे थे। बैठक में उन्होंने कहा कि ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर भारत में कोई विरोध प्रदर्शन या नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि अगर अलविदा जुमा या ईद के मौके पर किसी ने ईरान के समर्थन में नारे लगाए, काली पट्टी बांधी या माहौल खराब करने की कोशिश की तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। सीईओ कुलदीप कुमार ने यह भी कहा था कि अगर किसी को ईरान की इतनी चिंता है तो वो वहां जाकर उसका साथ दे। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई सोशल मीडिया या रील बनाने के चक्कर में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो पुलिस उसे कड़ाई से निपटेगी। उनके इस बयान को लेकर इलाके में खूब चर्चा हुई और कुछ लोगों ने इसे मुस्लिम समुदाय को दी गई कड़ी चेतावनी या धमकी के रूप में देखा। वहीं इस पर AIM चीफ असुद्दीन ओवैसी का जवाब आया। उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। कल एक वीडियो मैं भी देखा, एक DSP साहब हैं, मुसलमानों को बिठाते हैं, मुसलमानों को बिठाकर बोलते हैं क्या जरूरत है तुम लोगों को, ईरान पे तुम लोग क्यों एहतजाज कर रहे, ईरान इजराइल अमेरिका की जंग हो रही, तुमको क्या करना है, तुम एहतजाज करेंगे तो हम तुमको सजा दे देंगे, तुम लोग रोड पे क्यों आके नमाज पढ़ते, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जेल को भिजाया जाएगा, और अगर तुमको ज्यादा तकलीफ हो रही तो इंडिया से ईरान चले जाओ। मैं उस DSP साहब को बोलूंगा, यह मुल्क आपके बाप का नहीं है, हिंदुस्तान का आईन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है। और सुनो DSP, तुम बेंजामिन नेतन्याहू की जबान में बात कर रहे हो। अगर कल कोई इजराइल की ताईद में एहतजाज निकाला जाएगा तो तुम तो जय जय के नारे लगाओगे ना। मैं आईन का हवाला दे रहा हूं, आईन में शेड्यूल 7 है। शेड्यूल 7 क्या बोलता कि पार्लियामेंट को यह हक हासिल है कि वो फॉरेन पॉलिसी बनाए नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के ऊपर। पार्लियामेंट क्यों है फिर, और हमारा अख्तियार है। अगर हम मोदी से पूछ रहे हैं कि तुम नेतन्याहू से मिलने क्यों गए ईरान पर 2 दिन हमला होने से पहले, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। मोदी क्यों गए थे, क्योंकि नेतन्याहू जो जहन्नम का कुत्ता है, जिसने 70,000 फलस्तीनियों का जेनोसाइड किया, वो पूरी बैनुल अक़वामी सतह पर आइसोलेट हो चुका था, तो मोदी उसके लिए गए थे। और आपको मालूम, बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा के करीब एक इंडिया हाउस है, 125 साल से वेस्टर्न यूपी का एक अंसारी परिवार उसका ख्याल रखता है। और उसकी खासियत यह है कि उसमें बोला जाता है कि बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह वहां पर आकर अपना 40 दिन का चिल्ला किए थे। मोदी जी आप वहां चले जाते इंडिया हाउस में, मगर मोदी जी ने क्या किया, इजराइल के एक्टरों से मुलाकात की, इजराइल के एक्टरों से मुलाकात की। और फिर गाजा नहीं गए, मगरबी किनारा चले जाते। अरे वो नहीं तो नहीं, कम से कम तुम मस्जिद अक़सा जाकर देख लेते। मगर बेंजामिन नेतन्याहू से मिलना था। वहीं इसी दौरान मेरठ SSP अविनाश पांडे ने भी रोड पर नमाज पढ़ने को लेकर एक बयान दिया था, जो चर्चा का विषय बना। देखिए, बहुत स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस बहुत पहले से क्लियर हैं। पहले से जो व्यवस्थाएं चलती आई हैं उनके बारे में सभी जो सम्मानित लोग हैं, जो सभी इंतज़ामिया लोग हैं, सभी मस्जिदों पर 544 मस्जिदें हैं और 146 ईदगाह हैं, उन सभी पर सभी के जिम्मेदार लोगों से संबंधित पुलिस कार्मिकों और प्रशासन के लोगों द्वारा वार्ता हो गई है। उनको सभी संदेश अवगत करा दिए गए हैं। रोड पर किसी भी दशा में नमाज सभी ने कहा है कि नहीं कराएंगे, और ऐसा होना भी नहीं है। इसके बारे में सभी लोग सहमत हैं। बाकी जो सुरक्षा ड्यूटियां हैं वो सभी लगा दी गई हैं। देखिए, ना केवल पासपोर्ट जब्तीकरण, बल्कि पासपोर्ट की जब्तीकरण की बात नहीं होती है। जो भी मुकदमा लिखा जाता है और जो उनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं वो सारे वेरीफाई किए जाते हैं, और उस पर फिर केवल यही कार्रवाई नहीं है,
जितनी भी कार्रवाई पॉसिबल है वो सारी की जाती है, पहले की भी गई है और पुनः की भी जाएगी। अगर कोई इस प्रकार से कानून तोड़ने का प्रयत्न करेगा तो उस पर सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की। वहीं इस बयान पर ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने एक वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा था। इस बीच 5 मार्च को मेरठ में अविनाश पांडे के नेतृत्व में पुलिसकर्मी होली के रंग में रंगे हुए सड़कों पर गश्त करते हुए दिखाई दिए। ये गश्त होली के अगले दिन की गई जब पुलिसकर्मी भी त्योहार मनाते हैं। इस पर जाकिर अली त्यागी ने एक्स पर लिखा, मेरठ पुलिस ने ईद के दौरान सड़क पर नमाज अदा करने वाले नमाजियों पर कार्रवाई करने के साथ साथ पासपोर्ट जब्त करने के भी निर्देश जारी किए हैं। कल ही संभल के सीओ कुलदीप कुमार ने नमाज पढ़ने और ईरान के लिए प्रदर्शन करने वाले नमाजियों का बढ़िया इलाज करने की धमकी दी थी। नमाजियों पर कार्रवाई की बात वो पुलिस कर रही है जो खुद होली सड़कों पर खेल रही थी और जो पुलिस कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करती है। इस देश में संविधान भले एक हो, भले संविधान ने सबको बराबरी का दर्जा दिया हो, लेकिन यही संविधान उत्तर प्रदेश में 2 हिस्सों में बंट जाता है। हिंदू सड़कों पर हनुमान चालीसा का पाठ करे, जागरण करे या धार्मिक यात्राएं निकाले या कावड़ लेकर निकले तो उसका पुलिस स्वागत करती है, उसके लिए बिछ जाती है, व्यवस्था करती है। लेकिन जुम्मा या ईद के दौरान मस्जिद ईदगाह भर जाने पर अगर एक मुसलमान सीढ़ियों पर भी नमाज अदा करे तो कार्रवाई की धमकी और पासपोर्ट जब्त करने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि अपने घर के अंदर नमाज पढ़ने वाले मुस्लिमों पर भी कार्रवाइयाँ की गई हैं। चलिए अब रुक करते हैं इस रिपोर्ट की दूसरी खबर की तरफ, जहां इसी तरह का एक मामला दिखाया गया और जिससे लोगों ने ये सवाल किया कि मुसलमानों के लिए इतनी सख्ती क्यों। क्या था पूरा मामला, बताते हैं आपको। महाराष्ट्र के पुणे में एक झील के किनारे 14-15 सड़कों का एक ग्रुप इकट्ठा हुआ था। सब वहां रमजान में इफ्तार करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन तभी कथित तौर से 100 से ज्यादा लोग बाइक से वहां पहुंचे। उन्होंने इफ्तार करने आए लोगों से उनके पहनावे को लेकर सवाल किया, टोपी हटाने को कहा और गाली गलौज करने लगे। आरोप है कि बाद में उन्होंने इफ्तार करने आए लड़कों पर धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें 4 से 5 युवकों के घायल होने की खबर है। पुलिस ने मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 क्लॉज 1, 189 क्लॉज 2 और 190 के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि घटना महाराष्ट्र के पुरंदर तालुका में सासवड पुलिस थाना के क्षेत्र के अंतर्गत अस्करवाड़ी में एक झील के पास हुआ। इंडिया टुडे से जुड़े ओंकार बाबूराव बाबले के मुताबिक 25 वर्षीय फिरोज जावेद सैयद ने मामले में एफआईआर दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक वो और उनके करीब 10 दोस्त अपना रोजा खोलने के लिए झील के किनारे गए थे। उसी वक्त कथित तौर पर लगभग 100 से 150 लोग बाइक से वहां पहुंचे और उनसे पूछताछ करने लगे। एफआईआर के मुताबिक अज्ञात लोगों ने युवकों से पूछा कि क्या ये जगह उनकी है। कथित तौर पर उनसे उनकी टोपियां हटाने को भी कहा, साथ ही उनके पहनावे पर भी सवाल उठाए। जल्द ही अज्ञात लड़कों के साथ गाली गलौज करने लगे। बाद में उन पर लाठियों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में 4-5 लोग घायल हुए। उन्हें पास के एक हॉस्पिटल पहुंचाया गया। यहां से इलाज के बाद कुछ लोगों को छुट्टी दे दी गई, जबकि कुछ को इलाज के लिए उनके घरों के पास के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। आपको बता दें कि मामले में सासवड पुलिस ने 100 से 150 लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 118 क्लॉज 1, 189 क्लॉज 2 और 190 के साथ ही खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाने, गैर कानूनी जमावड़ा करने, दंगा करने और शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इस एफआईआर में पुलिस ने आर्म्स एक्ट की धाराएं भी जोड़ी थी। आपको बताते चले कि सीनियर इंस्पेक्टर कुमार कदम ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया था कि अब तक 10 से 15 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी बचे आरोपियों का पता लगाने के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं। साथ ही मामले की आगे की जांच की जा रही है। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आदित्य मेनन ने एक्स पर लिखा, महज इफ्तार कर रहे लोगों से डर गए थे ये लोग। इनकी बुजदिली और एहसास कमतरी का कोई इलाज नहीं है। एक एक्स यूजर ने लिखा, यह हमला सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि भारत के संविधान और हर नागरिक की सुरक्षा पर सीधा हमला है। मैं डीजीपी महाराष्ट्र से मांग करता हूं कि दोषियों की संपत्ति जब्त की जाए, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो और यूएपीए व एनएसए के तहत केस दर्ज किया जाए। जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी ऐसे तत्व कानून और नागरिकों को चुनौती देते रहेंगे। नफरती चिंटू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट की तीसरी खबर में। अब से कुछ दिन पहले मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स जिले के फुलवाड़ी इलाके के चिबीनांग कस्बे में हिंसा भड़क गई और 2 मुस्लिम लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। ये हिंसा गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव को लेकर बढ़ते तनाव के बीच हुई। ये चुनाव 10 अप्रैल को होने हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक स्थिति को देखते हुए पूरे जिले में पूरे दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया है और गारो हिल्स के सभी 5 जिलों में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। हालात को काबू में रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए गए। ये विवाद तब शुरू हुआ जब फूलवाड़ी के पूर्व विधायक इस्मतुर मोमिनीन और एक अन्य गैर आदिवासी उम्मीदवार तुरा में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में GHA-DC चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। इससे पहले गारो संगठनों ने साफ कहा था कि वे इन चुनावों में गैर आदिवासी उम्मीदवारों के भाग लेने का विरोध करेंगे। जब ये दोनों उम्मीदवार DC ऑफिस पहुंचे तो वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों ने उन पर हमला कर दिया। इसके बाद पूरे इलाके में हिंसा तेजी से फैल गई। हिंसा जल्द ही तुरा मार्केट तक पहुंच गई, जहां एक समुदाय के दुकानदारों पर हमला किया गया और उन्हें अपनी दुकानें बंद करने के लिए मजबूर किया गया। इसी दौरान तुरा मस्जिद के इमाम साहब के साथ भी कुछ अज्ञात लोगों ने बदसलूकी की। बाद में एक भीड़ ने तुरा की जामा मस्जिद में तोड़फोड़ की, मस्जिद के परिसर में हमला किया, वहां मौजूद लोगों को पीटा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इसके जवाब में दूसरी तरफ से भीड़ ने चिबिनांग मार्केट में गारो स्टूडेंट्स यूनियन के दफ्तर और आसपास की कई दुकानों में आग लगा दी। कुछ घंटों बाद सैकड़ों लोगों की भीड़ चिबिनांग मार्केट इलाके में पहुंच गई और पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई। वेस्ट गारो हिल्स के पुलिस प्रमुख अब्राहिम टी संगमा ने बताया कि घटना वाली जगह से 2 लोगों के शव बरामद हुए। उन्होंने कहा कि वे खुद चिबिनांग में मौजूद है और वहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। गारो हिल्स पुलिस ने बाद में स्पष्ट किया कि दोनों मौतें पुलिस फायरिंग से नहीं बल्कि आपसी झड़प के कारण हुई। आपको बता दें कि तुरा सिविल अस्पताल में हुए पोस्टमार्टम में पता चला कि एक व्यक्ति को तेज धार वाले हथियार से बुरी तरह काटा गया, जिससे उसके सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई। वहीं दूसरे व्यक्ति को देसी बंदूक से चली गोली लगी थी, जो पुलिस के इस्तेमाल होने वाले हथियारों से अलग है और दोनों ही लोग मुसलमान बताए गए। पुलिस प्रमुख संगमा ने कहा कि भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने खाली गोलियां चलाई थी। जांच में ये भी इशारे मिले हैं कि झड़प में शामिल कुछ लोगों के पास गैर कानूनी हथियार भी थे, जिसकी जांच करने की बात भी कही गई। आपको बता दें कि गारो हिल्स के सभी 5 जिलों में 48 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया। अधिकारियों का कहना था कि सोशल मीडिया पर गलत जानकारी और लोगों को भड़काने वाली पोस्ट फैल रही थी, इसलिए ऐसा किया गया है। हालांकि फोन कॉल और SMS सेवाएं चालू हैं। दरअसल ये पूरा विवाद इस बात को लेकर शुरू हुआ कि GHA-DC चुनाव में कौन उम्मीदवार बन सकता है। 17 फरवरी को GHA-DC की कार्यकारी समिति ने एक प्रस्ताव पास किया था, जिसमें कहा गया था कि चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र देना होगा। इससे गैर आदिवासी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश की गई थी। इसके बाद 37 संवेदनशील गांवों में अलग अलग संगठनों के विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। इसी वजह से प्रशासन ने पहले ही नामांकन की अवधि के दौरान शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू लगा दिया था। इस बीच डिप्टी कमिश्नर विभूर अग्रवाल ने मंगलवार को तुरा के सर्किट हाउस में शांति समिति की बैठक बुलाई है। इसमें चर्च के नेता, सामाजिक संगठन और स्थानीय विकास समितियों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया ताकि इलाके में शांति बहाल की जा सके। साथ ही नामांकन केंद्रों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि 16 मार्च तक उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी थी। चलिए अब बात करते हैं चौथी खबर के बारे में, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचाकर रख दिया। बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम का एक वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो गया, जिसके बाद लोगों के बीच काफी बातचीत शुरू हो गई है। इस वीडियो में अभिनेता ने एक टी-शर्ट पहनी हुई थी जिस पर तेहरान लिखा था। ये सब उस वक्त हुआ जब दुनिया भर में ईरान और इजराइल के बीच तनाव की बातें हो रही हैं। आपको बता दें कि जॉन ने 2025 में आई फिल्म तेहरान में भी काम किया था। आपको ये भी बता दें कि ये वीडियो लोगों का ध्यान जल्दी ही अपनी तरफ खींचने लगा और बहुत से लोग इसे शेयर और इस पर रिएक्शन देने लगे। कुछ लोगों ने सोचा कि ये टी-शर्ट ईरान के सपोर्ट का इशारा हो सकती है, खासकर इस वक्त जब ईरान इजराइल के मुद्दे पर हर जगह चर्चा हो रही है। इस वजह से सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोग अभिनेता के समर्थन में थे और तो कुछ उनकी नीयत पर सवाल उठाने लगे। एक यूजर ने लिखा, इनसे सीखो दोस्ती किसे कहते हैं। एक और यूजर ने लिखा, ईरान को खुले तौर पर सपोर्ट करने वाला बॉलीवुड एक्टर। वहीं एक और यूजर ने लिखा, ये उसकी फिल्म थी तेहरान, इसका ईरान से कोई लेना देना नहीं है। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, उसकी फिल्म का नाम भी है। लेकिन आपको बता दें कि जॉन अब्राहम की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया जो ये बताए कि उन्होंने ये टी-शर्ट किस वजह से पहनी थी। इसी वजह से सोशल मीडिया पर ज्यादातर बातें सिर्फ अंदाजों पर आधारित हैं, पक्की जानकारी पर नहीं। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि रिपोर्ट के मुताबिक जॉन अब्राहम का ईरान से एक निजी जुड़ाव माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मां की जड़ें ईरान से जुड़ी हुई हैं और वो पहले भी ईरान और वहां की संस्कृति में इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। वो पहले भी ऐसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे हैं जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इसी वजह से कुछ फैंस का मानना है कि ये टी-शर्ट सिर्फ एक निजी या सांस्कृतिक संदर्भ हो सकती है, ना कि कोई राजनीतिक बयान। आपको बता दें कि जब तक जॉन अब्राहम खुद इस बारे में कुछ नहीं बोलते, तब तक इस वायरल टी-शर्ट का असली मतलब साफ नहीं हो पाएगा।
चलिए अब बात करते हैं इस रिपोर्ट की 5वीं खबर के बारे में, जिसने हर तरफ एक बेचैनी पैदा कर दी। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर पश्चिम दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में ईद से पहले संभावित सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए तुरंत हस्तक्षेप की मांग की गई थी। आपको बता दें कि 15 मार्च को दी गई इस शिकायत में कहा गया है कि जे कॉलोनी और आसपास के इलाकों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण, भड़काऊ पोस्टर और लोगों को उकसाने वाली गतिविधियां खुलकर सामने आ रही थी, जिससे इलाके में तनाव और डर का माहौल बन गया था। ये स्थिति 4 मार्च को जे कॉलोनी में हुई हिंसा के बाद पैदा हुई थी, जब होली की रात 2 अलग-अलग समुदायों के परिवारों के बीच झगड़े में 26 वर्षीय तरुण कुमार की मौत हो गई थी। पुलिस इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन एपीसीआर का कहना था कि जो विवाद शुरू में 2 परिवारों के बीच का निजी मामला था, उसे अब कुछ समूह जानबूझकर सांप्रदायिक रंग देकर इलाके में तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एपीसीआर के मुताबिक सोशल मीडिया पर फैल रहे कई भाषणों और कुछ सार्वजनिक सभाओं में ये धमकी भी दी जा रही थी कि उत्तम नगर में मुसलमानों को ईद नहीं मनाने दी जाएगी। कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि ईद वाले दिन मुसलमानों के साथ जबरन होली खेली जाएगी और ईद की नमाज से पहले हिंसा की जाएगी। संगठन ने ये भी बताया कि ऐसे पोस्टर भी फैलाए जा रहे हैं जिनमें 20 मार्च को उत्तम नगर में होली मनाने की घोषणा की गई है, जबकि उसी दिन ईद भी पड़ रही है। जे कॉलोनी की ईदगाह हर साल आसपास के हजारों लोग ईद की नमाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बार स्थानीय लोग इस बात को लेकर फिक्रमंद थे कि वे शांति से नमाज अदा कर पाएंगे या नहीं। आपको बता दें कि संगठन ने दिल्ली पुलिस से नफरत फैलाने और हिंसा के लिए उकसाने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने, इलाके में नियमित पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने और ईदगाह व आसपास की मस्जिदों के पास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करने की मांग की थी। रिपोर्ट के मुताबिक एपीसीआर ने सोशल मीडिया पर फैल रहे भड़काऊ और नफरत भरे कंटेंट को लेकर साइबर सेल में भी शिकायत दर्ज कराई और प्रशासन से 24 घंटे के अंदर ये बताने को कहा है कि शांति बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। ये शिकायत एपीसीआर के नेशनल सेक्रेटरी मोहम्मद वासिक नदीम खान ने दी है, जिसकी कॉपी डाबरी सब डिवीजन के एसीपी और उत्तम नगर थाने के एसएचओ को भी भेजी गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ईद शांति के साथ गुजरी और उत्तम नगर में ईद के दिन किसी तरह का हंगामा नहीं हुआ। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और जरूरी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।